The Mac classes key to unlock the success Kalyan per. गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू द मैक क्लासेस। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे और नर्वस सिस्टम में आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे। हमने आप ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 3 पार्ट में बांट दिया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब एक बात सुनिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन में मैंने कुछ चीज़ें स्टार मार्क करवाई थी आपको और बोला था ये जो होती हैं, ये जो पार्ट्स हैं ब्रेन के, ये जो सेंटर हैं, ये किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को करने के लिए या उसके रेगुलेशन के लिए, पूरे ब्रेन का काम क्या है? रेगुलेशन करना। ठीक है, ब्रेन का कोई भी पार्ट क्या करेगा? रेगुलेशन करेगा किसी भी चीज़ का। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मेरे बोलने का रेगुलेशन कोई और पार्ट कर रहा होगा और आपके सुनने का रेगुलेशन कोई और पार्ट कर रहा होगा। इसी तरीके से बॉडी में आपने फूड खाया और फूड का क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। और डाइजेशन में मैंने आपको बताया था, डाइजेशन क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म भी कौन कर रहा होगा? ब्रेन का कोई पार्ट ही कर रहा होगा। ठीक, अब आँखों से आप देख रहे हो, आपकी आइज़ ब्लिंक कर रही हैं। आइज़ का ब्लिंक करना या आँखों का, पुतलियों का ब्लिंक करना कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो ये एक्शन भी कोई कंट्रोल कर रहा होगा ब्रेन में। इनवॉलेंट्री एक्शन को भी कोई कंट्रोल कर रहा होगा ब्रेन में, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को भी कोई ब्रेन में कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, तो बॉडी में डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको भूख लगती है, प्यास लगती है ना, आपको कोई भी चीज़ महसूस होती है, कोई फीलिंग है, किसी डिफरेंट अपोजिट सेक्स के प्रति फीलिंग आती है। आप अगर मेल हैं तो आपको फीमेल के प्रति फीलिंग आएगी, अगर कोई फीमेल इस वीडियो को देख रहा है तो फीमेल को मेल के प्रति फीलिंग आएगी। तो फीलिंग है, लव है, अफेक्शन है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें, ये सारा मैसेज कौन रिप्लाई करता है, कौन रिले करता है? ब्रेन रिले करता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ब्रेन बहुत बड़ा है, उसके 3 पार्ट हमने किए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी कुछ पार्ट किए थे, है ना, और इसके बाद मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट किए थे, इसी तरीके से हैंड ब्रेन के भी पार्ट किए थे हमने। तो ब्रेन के जो पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट चीज़ों के लिए क्या होते हैं? कमांड सेंटर होते हैं। कमांड सेंटर का मतलब वो कमांड देते हैं। ठीक है, जैसे आपको भूख लगी, आपको भूख लगी तो आप क्या करोगे? किचन में जाके खाना परोसोगे और फिर खाओगे। तो किचन तक जाने की प्रक्रिया और खाना उठाने की प्रक्रिया, खाना खाने की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ब्रेन के अंदर है ये सारी चीज़ें, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और ब्रेन कहेगा तभी आप जाओगे, खाना उठाओगे, खाओगे, और ब्रेन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? उस खाने को पचाने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मैसेज कौन दे रहा है? कौन कह रहा है कि ब्रेन, कौन कह रहा है कि खाना डाइजेस्ट करना है? कौन कह रहा है? ब्रेन कह रहा है। ठीक है, एक बात आप समझिए, जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं वो क्या करते हैं? उनका ब्रेन को एक टाइम चाहिए होता है प्रॉपर इस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ट्रैक करने के लिए, इस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में पूरी तरीके से फुल्ली कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और वो टाइम कौन सा होता है? जब ब्रेन कोई और काम नहीं करता है। क्या कर रहे होते हैं आप? जब आप सो रहे होते हैं, जब आप ड्यूरिंग स्लीप, सोने के समय क्या होता है? ब्रेन पूरा फोकस किस पे करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पे करता है। और क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से? आपने जो भी फूड रात में खाया है वो क्या करेगा? उसको मेटाबोलाइज करेगा, उसको पचाएगा। तो जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती है उनके साथ सबसे पहली बड़ी समस्या क्या होती है कि उनको नींद प्रॉपर नहीं आती है, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। और प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो ब्रेन क्या कर रहा है? ब्रेन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क कर ही नहीं पा रहा है, वो आपके खाने को पचा ही नहीं पा रहा है। और जब खाना पचा नहीं पा रहा है तो आपको क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी, है ना, बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई। अब देखिए, मैंने बताया था ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? हम खड़े हैं, ठीक है, आपसे बात कर रहे हैं, आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जो हमारे खड़े होने पे जो बॉडी का पूरा बैलेंस है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? इसीलिए बैलेंस सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, बैलेंस कर रहा है, हम खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, हम गिर नहीं रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? लेकिन सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है। बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक और चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, जो क्या होते हैं? जो हमारे ईयर ऑसिकल्स होते हैं। ईयर ऑसिकल्स की बात करें तो जो हमारा कान होता है, उस कान में
बोनी लैब्रिंथ होता है, बोन होती है और उस बोन में क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। वो फ्लूइड मेनली बैलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आप कान का जो आपने अभी तक आपने कान का क्या काम सुना होगा, जो ईयर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ चीज़ों को सुनना। लेकिन आप एक बात और समझिए कि जो हमारे ईयर्स हैं, जो हमारे कान हैं, वो हमारे बॉडी के बैलेंस में भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किस में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बॉडी के बैलेंस में। मतलब अगर आप खड़े हैं, आप चल फिर पा रहे हैं, तो इसके लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन से 2 ऑर्गन्स बॉडी के रेस्पॉन्सिबल हैं। पहला तो आपका ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है और दूसरा कौन, ईयर्स रेस्पॉन्सिबल है, कान रेस्पॉन्सिबल है। अगर आपके कान ना हो तो आप सुन भी नहीं पाएंगे और दूसरी बात आप सीधे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जब आप बचपन में झूला वूला झूलते होंगे, जो आपका रोलिंग वाला झूला होता है, उसमें जैसे ही आप बैठते हैं तो आप कोई दूसरा साथी आपका क्या करता है, उस रोलिंग वाले झूले को झुलाता है, घुमाता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो ब्रेन में जो कानों में जो ईयर्स में जो लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड डिसिपिएट हो जाता है, मतलब एक तरफ झुक जाता है। और जब एक तरफ झुक जाता है तो आपको क्या लगता है कि आपका जो ब्रेन है या जो आपका हेड वाला पार्ट है वो सीधा नहीं है, कैसा लगता है, दुनिया घूमती जैसी नज़र आने लगती है। तो ये सारे काम किसकी वजह से होते हैं, आपके ईयर्स में जो फ्लूइड भरा है वो लिक्विड क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। आप जैसे ही किसी झूले में बैठे हैं, वो झूला घूमा और उस झूले के घूमने की वजह से आपके जो ईयर्स में, जो कान में जो लिक्विड था वो भी घूमने लगा और उसके घूमने से आपकी पूरी दुनिया गोल हो गई, आप भी घूमने लगे, ठीक है। तो ये बात क्या है, ईयर्स जो है वो बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हमारे बॉडी सीधी खड़ी रहे, इसलिए इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे कान रिस्पॉन्सिबल है, हमारी ईयर्स रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब कुछ कमांड सेंटर्स को देख लेते हैं। बॉडी में कुछ कमांड सेंटर्स होते हैं और वो डिफरेंट कमांड सेंटर डिफरेंट चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलिए मेरी बात सुनिए। देखिए, जो फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, डायंसेफ्लॉन। क्या नाम है उसका, डायंसेफ्लॉन। और डायंसेफ्लॉन के 4 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन कौन सा, एपिथैलेमस सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा है, डायंसेफ्लॉन का, एपिथैलेमस, दूसरा कौन सा है, सबथैलेमस, तीसरा कौन सा है, थैलेमस, और चौथा कौन सा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। एपिथैलेमस जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एपिथैलेमस में अगर हम मेनली कहें, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है एपिथैलेमस में, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो पीनियल ग्लैंड और हैबेनुला, क्या क्या चीज़ें होती है, पीनियल ग्लैंड और हैबेनुला, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एपिथैलेमस बनाते हैं। मतलब पीनियल ग्रंथि और हैबेनुला ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एपिथैलेमस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। दोनों ने मिलकर क्या बनाना, एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस किसका पार्ट है, डायंसेफ्लॉन का। और अगर आपसे पूछे डायंसेफ्लॉन किसका पार्ट है, ब्रेन का। और ब्रेन कहाँ होता है, आपके हेड में होता है। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी को समझिए। सबसे पहले क्या है हमारा, ब्रेन, मस्तिष्क के 3 पार्ट। तो सबसे जो आगे वाला पार्ट है वो क्या है, फोर ब्रेन, या फिर अग्र मस्तिष्क का जो पार्ट है वो क्या है, डायंसेफ्लॉन। क्या नाम है, डायंसेफ्लॉन, ठीक है। और इस डायंसेफ्लॉन का जो पार्ट है वो क्या है, एपिथैलेमस। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप समझिए कितनी गहराई में बात हो रही है, ठीक है। एपिथैलेमस की बात हो रही है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट फोर ब्रेन का पार्ट डायंसेफ्लॉन का पार्ट एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, पीनियल ग्लैंड प्लस हैबेनुला, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड और हैबेनुला से मिलकर क्या बन रहा है, हमारा क्या बन रहा है, एपिथैलेमस बन रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, पीनियल ग्लैंड और हैबेनुला, मतलब पीनियल ग्रंथि और हैबेनुला मिलके एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एक हार्मोन का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं, एक हार्मोन का श्रावण करती हैं। और ये हार्मोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हार्मोन होता है इसको बोलते हैं मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन का सिक्रेशन करता है कौन बॉडी का कौन सा पार्ट, एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस किसका पार्ट है, डायंसेफ्लॉन का। और डायंसेफ्लॉन किसका पार्ट है, हमारा फोर ब्रेन का, ठीक है। सेरिब्रम की बात हम कर चुके हैं। सेरिब्रम बैलेंस सेंटर होता है, मतलब ब्रेन में सेरिब्रम और बॉडी में ईयर, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो अगर हम ऐसे ही लिख दे सेरिब्रम प्लस ईयर ऑसिकल्स, या फिर ईयर ही लिख देते हैं, तो ईयर्स मिलके क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं किसको, बॉडी को, आपको सीधा खड़ा रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए, तो एपिथैलेमस की बात हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी पक्का। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे डायंसेफ्लॉन का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो क्या है, सबथैलेमस। कौन सा पार्ट है, सबथैलेमस। और सबथैलेमस जो होता है वो किसका बना होता है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस का बना होता है।
किसका बना होता है? सबथैलेमिक न्यूक्लियस। बहुत सारे न्यूक्लियस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस एक साथ आकर आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? सबथैलेमस बनाते हैं, जो भी किसका पार्ट हो गया? डायंसेफ्लॉन का। ठीक, यहाँ से बात करें अगर तो ये क्या है? हमारा एपिथैलेमस। ठीक है, यहीं पे अगर आप सबथैलेमस लिख दो, क्या लिख दोगे? सबथैलेमस। तो सबथैलेमस किसका पार्ट है? डायंसेफ्लॉन का। और डायंसेफ्लॉन किसका पार्ट है? फोरब्रेन का। और फोरब्रेन किसका पार्ट है? हमारा मेनली ब्रेन का। तो ये किसका सेंटर होता है? जो सबथैलेमस होता है वो कंट्रोल करता है किसको? स्पीड को कंट्रोल करता है। हम कितनी तेज बोल रहे हैं, कितनी तेज खाना खा रहे हैं, कितनी तेज चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ की जो भी स्पीड होती है वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा सबथैलेमस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? सबथैलेमस। किसी भी चीज़ की स्पीड हो वो कौन कंट्रोल करेगा? सबथैलेमस कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा पार्ट अपना देखते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है डायंसेफ्लॉन का, वो क्या है? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस क्या करता है? रिले स्टेशन होता है, प्रसारण केंद्र होता है। जैसे हमारे इंडिया में जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिलीज़ करता है। इसी तरीके से जो बॉडी की इंफॉर्मेशन है, जो बॉडी की इंफॉर्मेशन रिले की जाती हैं, वो कहाँ से की जाती हैं? प्रसारण केंद्र से की जाती हैं या फिर रिले सेंटर से की जाती हैं। ठीक है, आप समझिए मेरी बात। कोई भी बॉडी की इंफॉर्मेशन है, लेट सपोज जो आँख है, आँख ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि देखो सामने मैंने एक कलर देखा, जो कलर किसका है? ब्लू कलर का है या रेड कलर का है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। इस बात को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आपकी आँख ने क्या देखा कि सामने वाला कलर क्या है? ब्लू कलर का है। ठीक है, अब ये ब्लू कलर, ब्रेन का जो पार्ट ब्लू कलर को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? कॉर्टेक्स। कौन होता है? वल्कुट। ब्रेन का कौन सा पार्ट? वल्कुट वाला जो पार्ट है, ब्रेन का जो वल्कुट पार्ट है, जो कि किसका पार्ट है? थैलेमस का पार्ट है। वो इस ब्लू कलर या किसी भी कलर को देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते में एक चौकीदार पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं? रिले सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिले सेंटर। इसी रिले सेंटर से ये सारी चीज़ें पास होंगी। ठीक है, आपका कलर कुछ भी है, कोई भी चीज़ आपने देखी, वो सारी चीज़ें कहाँ पहुँचनी है? कॉर्टेक्स में पहुँचनी है जो थैलेमस का पार्ट है। लेकिन किसके वाया किसके थ्रू पहुँचेंगी? प्रसारण केंद्र के थ्रू पहुँचेंगी। इसीलिए संवेदी सूचनाएं, जितनी भी संवेदनी सूचनाएं होती हैं वो किसके थ्रू पहुँचती हैं? रिले सेंटर के थ्रू पहुँचती हैं। और कहाँ पहुँचती हैं? कॉर्टेक्स में पहुँचती हैं। ठीक है, तो ये हमारा थैलेमस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। थैलेमस के बाद जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डायंसेफ्लॉन का, वो डायंसेफ्लॉन का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? हमारा हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, आपको गुस्सा आता है, आपको प्रेम होता है किसी से, आपको शांति मिलती है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, भूख लगना, बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाना है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। प्यास लगी है, हंगर का सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। क्रोध आ रहा है, किसी को मारने का मन कर रहा है, तो एंगर का सेंटर कौन है? क्रोध का सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। शांति मिल रही है, मंदिर जाते हैं, है ना, कहीं भी जाते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, बीच में जाते हैं, क्या लगता है? शांति मिलती है। तो शांति का प्रतीक या शांति के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन में, वो क्या है? हाइपोथैलेमस। इसी तरीके से किसी से अफेक्शन हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, किसी से लव हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये बात हो गई किसकी? फोर ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। देखिए वैसे तो बहुत सारे पार्ट मैंने आपको बताया थे, फोर ब्रेन में और मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पीनियल ग्लैंड से क्वेश्चन आता है, मेलाटोनिन से क्वेश्चन आता है, कंट्रोल स्पीड से क्वेश्चन आता है। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आती कि रिले सेंटर से किस तरीके से सूचनाएं पास होती हैं। लेकिन जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ चुका है। प्यास का सेंटर, भूख का सेंटर, क्रोध का सेंटर, शांति का सेंटर, प्यार का सेंटर, ये सारे सेंटर कहाँ पे हैं, किस जगह है? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो ये बात, इस चीज़ को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ये जो 4 सेंटर मैंने आपको लिखा है, थर्स्ट, हंगर, एंगर, पीस और लव, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। मतलब हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब एक और ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। और जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमओ। फुल फॉर्म क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? एमओ भी बोलते हैं कई बार। मेडुला ऑब्लंगेटा से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि बॉडी में जितनी भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री चीज़ें हो रही हैं, मतलब ऐच्छिक क्रियाएँ हो रही हैं या अनैच्छिक क्रियाएँ हो रही हैं, जितनी भी इनवॉलेंट्री चीज़ें हो रही हैं, मतलब इनवॉलेंट्री चीज़ों का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब होता है हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है,
मेटाबॉलिज्म का मतलब फूड का पाचन, फूड का पचना, या फिर हम अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आइज़ को ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब आँखों को की पलकों को झपका रहे हैं, आँखें की पलकों को झपकाना, या फिर सांस लेना, रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या करना? सांस लेना, दिल का धड़कना, हार्ट का पंप होना। क्या होना? हार्ट का पंप होना। ठीक है, दिल का धड़कना। ये जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं ना बॉडी में, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ये कहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं? ब्रेन के पीछे वाले पार्ट से। मतलब अगर हम मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो ये किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मतलब पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। किसका पार्ट है? पश्च मस्तिष्क का। और पश्च मस्तिष्क का पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसलिए ये किसका सेंटर है? इनवॉलंटरी एक्शंस का सेंटर है, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। ठीक है, एक बात और समझिए, हमारी बॉडी में क्या है? ईसोफेगस। आपको बात बताई थी हमने, ईसोफेगस मतलब क्या होता है? आहार नाल। डाइजेशन में हम इसकी बात कर चुके हैं। और जब हम फूड लेते हैं, कोई भी फूड का पार्टिकल लेते हैं, तो वो आहार नाल से कहाँ पहुँचता है? सीधे स्टमक में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? स्टमक में, पेट में पहुँचता है। आप अगर उल्टे खड़े होकर भी खाना खाएंगे तो फूड कहाँ पहुँचेगा? स्टमक में पहुँचेगा। आप लेट के खाना खाइए, पढ़ के खाना खाइए, कैसे भी खाना खाइए, फूड में से कहाँ पहुँचना है? स्टमक में ही पहुँचना है। अब ये इसलिए नहीं क्योंकि ये रास्ता ही है, ये इसलिए भी होता है क्योंकि इस ईसोफेगस में या इस आहार नाल में कौन से मूवमेंट होते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं। कैसे मूवमेंट होते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब क्रमाकुंचन मूवमेंट होते हैं। क्रमाकुंचन का क्या मतलब होता है? क्रमाकुंचन का मतलब होता है ये जो ईसोफेगस की वॉल्स हैं या इसकी लाइनिंग्स हैं, जो दीवारें हैं, वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, मतलब संकुचित होती हैं और फिर फैलती हैं। संकुचन होता है एक बार, क्या होता है? संकुचन होता है, और फिर क्या होता है? फिर इनमें क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है। तो इस संकुचन और फैलाव की वजह से बॉडी में जो फूड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है? सीधे कहाँ एंटर कर जाता है? अपने ट्रैक पे जहाँ उसे पहुँचना है, स्टमक में। और ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। और ब्रेन का कौन सा पार्ट? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो हुआ ना मेडुला ऑब्लंगेटा इंपॉर्टेंट। अगर सोचो मेडुला ऑब्लंगेटा अपना काम करना बंद कर दे तो ईसोफेगस के क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट काम करना बंद कर देंगे। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अगर काम करना बंद कर देंगे तो आप फूड खाओगे और पहुँच कहाँ जाएगा? वो आपके गले में अटका रहेगा, नीचे उतरेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट नहीं हो रहा है तो फूड आप लेट के खाओगे तो लेटा रहेगा, खड़े होकर खाओगे तो शायद नीचे जा सकता है, उल्टे लेट के खाओगे तो कभी फूड हमारे स्टमक में नहीं पहुँचेगा। तो सोचिए अब मेडुला ऑब्लंगेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कर रहा है। हृदय की धड़कन अभी बताया आपको, सारी इनवॉलंटरी चीज़ें आपको बता दी। हार्ट पंप, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन। तो अल्टीमेटली वही कह रहा है कि हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी हो गई। अब इसके आगे जो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम लोग स्टेम सेल्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, स्टेम सेल्स। और क्या पढ़ेंगे हम? अपनी स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का क्या मतलब होता है? वर्टिब्रल कॉलम में ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर, ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जोड़ता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में? मेरु रज्जु। चलिए पॉज कर दो इसको। चलो, तो ब्रेन के बाद अब देखते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो बैक साइड है, मतलब आपका जो डॉर्सल साइड है, बैक साइड है, उस बैक साइड में एक वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। मतलब क्या पाया जाता है? मेरुदंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेरुदंड। अगर ये वर्टिब्रल कॉलम ना हो तो आप सीधे नहीं खड़े रह सकते, बिकॉज इसी को बैकबोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकबोन, है ना? बचपन से पढ़ते आ रहा है। बैकबोन मतलब पीछे वाली बोन, मेरुदंड या फिर वर्टिब्रल कॉलम, जिसकी वजह से हम सीधे खड़े रहते हैं। कई बार आप योगा वोगा करते होंगे या फिर घर में बैठ के पढ़ाई करते होंगे तो घर में लोग डांटते होंगे सीधे बैठो, नहीं तो बैकबोन क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी। कई लोगों को बैकबोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैकबोन जो होती है या वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, ये एक हड्डी नहीं होती है, ये सिर्फ एक बोन नहीं होती है। कहने को तो ये बैकबोन है, लिखने को तो ये एक बोन दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत सारी हड्डियों की। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में लगभग 26 बोन्स की है, मतलब 26 हड्डियों का क्या होता है?
एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और अगर हम चाइल्ड की बात करें या बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या होती है, यही बैकबोन या यही वर्टिब्रल कॉलम 33 बोन्स की होती है, मतलब 33 हड्डियों की होती है। होता क्या है, जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है, और डिलीवरी के बाद आपको पता होना चाहिए कि बोन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मिरेकलस स्ट्रक्चर फंक्शन है, मतलब मिरेकलस मतलब चमत्कारी कह सकते हैं कि ब्रेन आपकी जब बोन कभी भी टूट जाती है, आपकी हड्डी कहीं से टूट जाती है, तो वो क्या होती है, डॉक्टर क्या करता है, उस हड्डी को सिर्फ सेट कर देता है और इसमें इतने सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि वो हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। तो इसी तरीके से बच्चों में जब 33 बोन्स होती थी वर्टिब्रल कॉलम में, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे वो यंग होता है, वैसे ही क्या होता है, ये 33 जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं। क्या कर जाती हैं, फ्यूज़ कर जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या कर जाती है, फ्यूज़ कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और लास्ट की मतलब 33 में जो सबसे लास्ट की हड्डी होती है, जो हमारी वेस्ट या कमर के पास कॉकिक्स नाम की हड्डी होती है, ये कॉकिक्स क्या करती हैं, फ्यूज़ कर जाती हैं। और ये कॉकिक्स जब फ्यूज़ कर जाती हैं तो ये नंबर 33 से कितना हो जाता है, 26। मतलब ब्रेन कुछ हड्डियाँ फ्यूज़ कर गई और एडल्ट में कितनी हो गई, 26, और जो बच्चे हैं उनमें कितनी रही, 33, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो वर्टिब्रल कॉलम आप देख रहे हैं, ये जो वर्टिब्रल कॉलम आप देख रहे हैं या फिर मेरुदंड आप देख रहे हैं, इस मेरुदंड में, इस वर्टिब्रल कॉलम में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लगभग 45 सेंटीमीटर या 42 से 45 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, लेंथ वाइज होता है, लॉन्ग होता है, और चौड़ा कितना होता है, 2 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है, मोटाई होती है, ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो एक मोटा पाइप लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर किसमें होता है, इस बैकबोन में या मेरुदंड में घुसा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, ठीक। और ये जो मेरुरज्जु है ये ऊपर किससे ज्वाइन होता है, ब्रेन से ज्वाइन होता है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब सुनिए, इसी स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट पोजीशंस से क्या होता है, इन पोजीशन से इस पेरीफेरी में क्या निकली होती है, न्यूरॉन्स निकले होते हैं, नर्व्स निकले होते हैं। और ये जो पेरीफेरी में न्यूरॉन्स निकलते हैं, ये क्या बनाते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये बात भी हमारी हो चुकी है। ये क्या बनाते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, या हिंदी में इन्हीं को क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ये इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और स्पाइनल कॉर्ड से जो सेल्स निकली, जो न्यूरॉन्स निकले, उन्होंने क्या बनाया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाया, ठीक है। तो ये बात हमारी किसकी, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। अब बात सुनिए, जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, डिफरेंट पार्ट से, जैसे मान लो ये नर्व सेल है, ये हमारी आगे किससे जुड़ी है, हमारे हाथ से जुड़ी है, हमारे हैंड से जुड़ी है। और ये हैंड क्या कर रहा है, हमने क्या किया, हमने किसी चीज़ को छुआ, हमने मार्कर उठाया, तो इस जो हमारा हाथ है, उस हाथ में जो न्यूरॉन्स है, यहाँ से जो मैसेज है वो कहाँ पहुँचेगा, वो हमारा किस में पहुँचेगा, इस स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचेगा। और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन में। ब्रेन में जो भी सेंटर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वो इसके लिए रेस्पॉन्स करेगा, और वापस इसी रूट से ये मैसेज वापस आ जाएगा और हाथ से बोलेगा, हाँ भैया पेन आपके लिए सेफ है, आपके लिए सुरक्षित है, ठीक है। अब अगर दूसरी बात करें, ये जो एक दूसरा पार्ट है, ये दूसरी एक नर्व सेल है जो कि कहाँ पहुँच रही है, लेग पे पहुँच रही है। कहाँ पहुँच रही है, पैर पे पहुँच रही है, ठीक है। और पैर पे आपको लेट सपोज आपका एक गर्म तवा है, ठीक है, तवा कैसा है, गर्म है, और गर्म तवे पे आपका क्या पड़ गया, पैर पड़ गया, ठीक है। तो जैसे ही गर्म तवे पे पैर पड़ेगा तो ब्रेन तुरंत क्या मैसेज देगा, जब फर्स्ट टाइम, या आपकी फर्स्ट टाइम की बात करें, जब आप बच्चे हैं, क्या हैं, आप बच्चे हैं, अभी आपको चीज़ें पता नहीं है, आपने पहली बार तवे पे पैर रखा, तो क्या करेगा, ये मैसेज कहाँ पहुँचेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँचेगा, और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज कहाँ पहुँचा देगा, ब्रेन पे पहुँचा देगा। ब्रेन बोलेगा, भाई तवे पे पैर रखा है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हमारे टिश्यू को, हमारी बॉडी के सेल्स को ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, तुरंत पैर हटा लो। आप तुरंत पैर हटा लोगे। लेकिन बचपन में अगर तवे पे पैर रखने पे आपको 4 सेकंड लगता है टाइम, आपको तवे से पैर हटाने पे, तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो ये टाइम घट के 1 सेकंड हो जाता है।
अब ये मिरेकल कैसे होता है, ये चमत्कार कैसे होता है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, प्रत्यावर्ती क्रियाएं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये समय के साथ डेवलप होते हैं और कहाँ पे डेवलप होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे। अगर आपसे पूछे कोई कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इसके लिए जो सेंटर होता है वो कौन होता है, तो क्या बताओगे, ब्रेन कभी भी मत आंसर टिक करके ना। इसके लिए जो सेंटर होता है वो कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है या फिर मेरुरज्जु होता है। ठीक है, तो मेरुरज्जु जो है वो प्रत्यावर्ती क्रियाओं के लिए या फिर रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं कि हाँ, इस बात को समझते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप बच्चे थे तो आपके ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया, ब्रेन ने बोला कि पैर हटा लो, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप वही चीज़ रिपीट करते रहे, बार बार तवे पे पैर रखते रहे या फिर कील लगती रही आपको या फिर किसी जलती हुई चीज़ को आप छूने लगे, ये सारी चीज़ें आप करने लगे, तो आपके ब्रेन ने क्या कहा, ब्रेन तक पहुँचने में टाइम लगता है। हम क्या करते हैं इसके लिए, इस स्पाइनल कॉर्ड में ही सेंटर बना देते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करेगी, इसकी चीज़ों को ध्यान रखेगी। ठीक है, ब्रेन कैसे काम करता है, किसी एक चीज़ को मेमोराइज कर लेता है, एक बार सोच लेता है, एक बार हमने किसी टीचर को देखा, एक बार आपने हमको देखा, या एक बार आपने किसी लड़की को देखा, आपने एक बार पिज़्ज़ा देखा, आपने एक बार बर्गर देखा, आपने एक बार कोक देखी, तो आपको पता चल गया हाँ इसको कोक बोलते हैं, इसको बर्गर बोलते हैं, इसको पिज़्ज़ा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन ने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये जो तवा था ये कैसा था, हॉट था, और अगली बार हम अगर इस तवे पे पैर रखेंगे तो जल जाएगा। ठीक है, सिर्फ सोचने के क्षमता के हिसाब से, मतलब याद रखने की क्षमता के हिसाब से ब्रेन काम करता है। ब्रेन ने अपनी ये पावर किसको ट्रांसफ़र कर दी, इस स्पाइनल कॉर्ड को ये पावर ट्रांसफ़र कर दी, और उसने बोला कि जो जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी को डैमेज करती हैं, ठीक है, जैसे कि कोई कील है, जैसे कि कोई गर्म चीज़ है, जितनी भी चीज़ें बॉडी को डैमेज करती हैं उसके लिए तुम रेस्पॉन्सिबल हो। तुम, क्योंकि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे पास में हो, पैर से सबसे पहले तुम्हारा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचता है, तो तुम ही इसके लिए रिस्पॉन्स करो। तो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड ने उस मैसेज को स्टोर कर लिया, और उस मैसेज को स्टोर करने के बाद जैसे ही अगली बार आपका पैर इस पर पड़ता है तो वो मैसेज ब्रेन तक ना पहुंच के स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल हो जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड का क्या करती है, वापस से बोलती है पैर हटा लो। तो जब बचपन में आपको 4 सेकंड लग रहा था, आप जब बड़े हो गए तो आपको 1 सेकंड लगने लगा। ये सारी चीज़ें क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जब आप फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे होगे, कभी आपने बाइक या कार चलाई होगी, तो आपको रोड पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ा होगा। देखो ये रोड है, यहाँ खड्डे हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे ब्रेक लगाना है, ऐसे क्लच दबाना है, ऐसे गियर चेंज करना है। लेकिन जैसे जैसे आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, जैसे जैसे अभ्यास करते हो, तो वैसे वैसे क्या होता है, जो बाइक चलाना आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। कई बार आप घर से निकलते हो, सोच कुछ और रहे होते हो, आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, और बाइक अपने आप चल के कहाँ पहुंच जाती है, आपके डेस्टिनेशन तक। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बाइक आपका ब्रेन नहीं, आपका स्पाइनल कॉर्ड चला रहा था। स्पाइनल कॉर्ड से जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ था वो बाइक को ड्राइव कर रहा था, और आपके सेफली वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमारी बॉडी का जो पार्ट रेस्पॉन्सिबल हुआ वो कौन हुआ, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बात समझिए, जो रिफ्लेक्स एक्शन है या प्रत्यावर्ती क्रियाएँ हैं वो किससे कंट्रोल होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे हो जाती है, और हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। अगली क्लास में हम अपना अगला सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द मैथ क्लासेस। धन्यवाद। Math classes key to unlock the success Kalyan Prakamper.